इंटीग्रल्स का एक न्यू लेक्चर। आज हम पार्शियल फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। तो पार्शियल फ्रिक्शन में देखो ये 5 फॉर्म लिखे हुए हैं। अगर इन 5 फॉर्म्स में से न्यूमरेटर में लीनियर आ जाता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में कोई भी अगर लीनियर आए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ जाए तो हम फर्स्ट नंबर का फैक्टर और a अपॉन करेंगे, a कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और b अपॉन सेकेंड फैक्टर की वैल्यू लिखेंगे, b भी कांस्टेंट है। अब ऐसे ही अगर होल स्क्वायर आ जाए तो होल स्क्वायर को स्प्लिट कर लेते हैं, पहले पावर 1 की वैल्यू लिखेंगे फिर पावर 2 की वैल्यू लिखेंगे, और सिमिलर वे में न्यूमरेटर में a लिखेंगे फिर b लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड फॉर्म देखो, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्यूबिक के फैक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्यूबिक के फैक्टर हैं इसलिए ओवरऑल इसमें 3 फैक्टर है, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर। इसमें एक नोटिस करने वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि अगर न्यूमरेटर में लीनियर है तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक के फैक्टर है। डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर है, अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है तो डिनोमिनेटर में क्यूबिक है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में 1 डिग्री कम होती है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में 1 डिग्री कम होती है डिनोमिनेटर से। पार्शियल फ्रिक्शन के लिए न्यूमरेटर का अगर 1 है तो डिनोमिनेटर में देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर आ रहे हैं। ये 3 तक क्लियर हो गया होगा। फोर्थ में क्या है कि फोर्थ में न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है तो डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर में क्या करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए और फिर x माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले पावर 1 पे जाएंगे फिर पावर 2 पे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो x माइनस ए पहले पावर 1 आता, फिर x माइनस 2 पावर 2 आता, फिर x माइनस ए पावर 3 आता, और फिर x माइनस बी को लिख दिया c अपॉन। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट फॉर्म देखो, अगर न्यूमरेटर में लीनियर और डिनोमिनेटर में क्यूबिक के फैक्टर लिखे हुए हैं तो न्यूमरेटर में a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड जो टर्म लिखा हुआ है इसको थोड़ा नोटिस करो, जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। अगर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में लीनियर आएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो उससे एक लेस डिग्री न्यूमरेटर आएगा, तो यहाँ पे हम bx प्लस c ले लेंगे। ऊपर अभी तक देखा था कि जब भी देखो लीनियर आ रहा है तो कांस्टेंट आ रहा है, लीनियर आ रहा है तो कांस्टेंट आ रहा है, लीनियर आ रहा है तो कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक आ गया तो न्यूमरेटर में लीनियर आ गया। ठीक है, इन फॉर्म्स को हमें याद रखना है। अब इन फॉर्म का इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें और डिटेल में समझाएंगे तब क्लियर होगा। तब उससे पहले एक काम करो कि इस पूरे का जितने भी फॉर्म मैंने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी टाइप के जो फॉर्म्स हैं वो क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 9th, 11th, 14, 16, 17, 18, 19 और 21। ये मेन क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को कर लोगे तो 7.5 एक्सरसाइज जो पार्शियल फ्रिक्शन की है वो क्लियर हो जाएगी। मैं थोड़ा 7.4 एक्सरसाइज पे लेके चलूँगा जो मैंने लेक्चर नंबर 4th में बताई है। 0.4 यानी लेक्चर नंबर 4, ये 0.5 एक्सरसाइज है, मतलब इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 5। तो 7.4 एक्सरसाइज में मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि अगर न्यूमरेटर में 1 आता है और डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम डिनोमिनेटर का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, एक मेथड बताया था, लेकिन कंडीशन क्या थी, न्यूमरेटर में 1 आना चाहिए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक सेकंड कंडीशन और बताई थी मैंने कि अगर न्यूमरेटर में लीनियर कोई एक्सप्रेशन आ जाए और डिनोमिनेटर में कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, न्यूमरेटर में लीनियर आ जाए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को फिर हम लिख लेंगे a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखी है प्लस b, ये फॉर्म लिखा हुआ था। ठीक है, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे इन दोनों टॉपिक में और ये जो पार्शियल फ्रिक्शन पे बेस्ड हम क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें डिफरेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, 7.4 एक्सरसाइज में मैंने क्या कराया था कि अगर न्यूमरेटर में 1 हो यानी कांस्टेंट वैल्यू हो
और डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाते हैं, ठीक है। तभी एक और मेथड पढ़ा था कि न्यूमरेटर में अगर लीनियर हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो फिर न्यूमरेटर को यानी लीनियर एक्सप्रेशन को हम a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिखते हैं, ठीक है। ये मेथड किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर में अगर लीनियर है तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर आएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। डिनोमिनेटर में फैक्टर आने चाहिए, ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर न्यूमरेटर में लीनियर है तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ जाए, अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है तो डिनोमिनेटर में क्यूबिक के फैक्टर आ जाएं। ध्यान से सुन रहे हो ना, अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है तो डिनोमिनेटर में क्यूबिक के फैक्टर आ जाए, और अगर न्यूमरेटर में क्यूबिक है तो डिनोमिनेटर में फोर्थ डिग्री के फैक्टर आ जाए, अगर न्यूमरेटर में फोर्थ डिग्री है तो डिनोमिनेटर में फिफ्थ डिग्री के फैक्टर आ जाए। और इंटीग्रेशन का मेन कंडीशन क्या होता है, न्यूमरेटर का पावर लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो न्यूमरेटर के कंपैरेटिवली, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, और मुझे लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ वो समझ गए होंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रेबल को, जो इंटीग्रेशन था, इसको अलग लिखेंगे, x अपॉन x प्लस 1। याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगा जब डिनोमिनेटर का फैक्टर हुआ हो, फैक्टर फॉर्म। तो इसको लिख लेंगे a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x प्लस 2, ठीक है। और जिसको मैंने इस तरह से एक्सप्रेस किया है a और b के टर्म में, उसी को डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अननोन a और b है, a और b की वैल्यू निकालना है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटीग्रेशन में जो ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स टाइप की लग रही है, प्रोडक्ट में लग रही है, उसको हमें अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए मेथड बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। x प्लस 1 से ये कट हुआ a टाइम्स ऑफ x प्लस 2, और x प्लस 2 से ये कट हो गया b टाइम्स ऑफ x प्लस 1, और डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कंप्लीट कट हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए प्लस b इंटू एक्स प्लस b, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया। सो x इज इक्वल टू, x के टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो a प्लस बी आउटसाइड ऑफ x आएगा, प्लस 2a प्लस बी, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। कंपैरिजन मैंने किया तो x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और 2a प्लस बी ये कॉन्स्टेंट है, इधर कॉन्स्टेंट है नहीं, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट नहीं था। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, ये कट हो गया, माइनस a इज इक्वल टू 1 आ गया, और a इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। a माइनस 2a वैल्यू माइनस a आएगी, और 1 माइनस 0 1 आ गया। a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। a अगर माइनस 1 हो गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है, इक्वेशन फर्स्ट थी। a की वैल्यू को पुट करेंगे, सो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। नाउ वैल्यू ऑफ a एंड b पुटिंग इन दैट इक्वेशन मीन्स इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, राइट हैंड साइड में a के प्लेस पे जो a अननोन नंबर था उसके प्लेस पे वैल्यू को पुट कर दिया, x प्लस 1, b का वैल्यू आ गया था माइनस 2, तो b के प्लेस पे b का वैल्यू पुट किया x प्लस 2। और हमें क्वेश्चन का फॉर्म बनाना है, तो बस इंटीग्रेशन ले लो, क्वेश्चन का फॉर्म बन जाएगा। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। माइनस था, माइनस बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, माइनस 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, बाहर निकाल दी, x प्लस 2 dx। मैंने एक पॉइंट बताया था, कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें और न्यूमरेटर आ जाए, डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर आ जाए, तो हम डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिख देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें और न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग के इंडेक्स में लिख देते हैं, ठीक है। ये पिछली एक्सरसाइज में भी हो चुका है, जो एक्सरसाइज कराई, इसमें भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, न्यूमरेटर आएगा x का 1 और 2 का 0 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन से मेथड है। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगा? जब डिनोमिनेटर में फैक्टर होते हैं
और डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर हैं तो न्यूमरेटर में लीनियर होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक के फैक्टर हो रहे हैं तो न्यूमरेटर में लीनियर हो। अगर इस टाइप का फॉर्म बनेगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को लगा देंगे। मुझे लग रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन, अब ये भी देखो न्यूमरेटर में लीनियर लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में क्यूबिक लिखा है। कम से कम इसमें न्यूमरेटर में पावर लेस तो है डिनोमिनेटर से, हमें यही चाहिए था। डिनोमिनेटर में क्यूबिक के फैक्टर हैं और न्यूमरेटर में लीनियर के। अगर क्वाड्रेटिक का हो जाता तब भी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता, अब लीनियर का है तब भी होगा। तो देखो इसको लिख लिया मैंने a/x-1। डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर के टर्म्स हैं वो देखना है कि सब लीनियर में हैं क्या, सारे टर्म्स लीनियर में लिखे हुए हैं। b/x-2 और प्लस c/x-3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो मैं इस इंटीग्रेशन को पहले हटा देता हूं, ठीक है। जब इससे वैल्यू निकाल लेंगे ए बी सी की तो फिर बाद में इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3 इज इक्वल टू, ये 3 टर्म्स हैं, तीनों का एलसीएम x-1 x-2 x-3 आएगा, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। a इससे ये कट हो गया, 2 वैल्यू आ गई x-2 x-3 और x-2 कट हो गया, वैल्यू आ गई x-1 x-3 और सेम टाइप से c लिखा, x-3 कट होगा, वैल्यू आएगी x-1 x-2। अब देखो डिनोमिनेटर लेफ्ट और राइट दोनों का सेम दिखाई दे रहा है, दोनों ये वैल्यू कट हो गई, ठीक है। अगला स्टेप थोड़ा अच्छी तरह से समझना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मुझे बताओ, x² - 5x + 6 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। और वैसे ही इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4x + 3 आएगा। सेम टाइप से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 3x + 2 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई चेक करना, यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ है 3x - 1, x² के ये 3 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो हम इसमें एक काम करते हैं कि x² को कॉमन निकाल लेते हैं, तो वैल्यू आएगी a + b + c। ये x का टर्म है, इन तीनों से x कॉमन निकाल लिया, बचेगा -5a, यहाँ से बचेगा -4b और यहाँ से आएगा -3c, ठीक। अब कांस्टेंट लिखा हुआ है 6a, 3b और 2c। कांस्टेंट को लास्ट में लिख लेते हैं, 6a, 3b और 2c, ये इसको कांस्टेंट में लिख लिया, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। x² लेफ्ट में तो लिखा नहीं, तो a + b + c डायरेक्ट 0 के इक्वल हो गया, क्योंकि इधर x² का टर्म नहीं है। सेकेंड टर्म था -5a - 4b - 3c, ये x का टर्म था, इधर x लिखा हुआ है, x का ये कोफिशिएंट था, इधर x का कोफिशिएंट 3, तो ये 3 आ गया। वैसे ही ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट था 6a + 3b + 2c इज इक्वल टू -1 आ गया, इधर कांस्टेंट -1 था। इक्वेशन आ गई है और 3 अननोन दिखाई दे रहे हैं a b c का। तो हम एक काम करते हैं कि पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे एक अननोन चला जाएगा, और फिर सेकंड और थर्ड को या फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे, उससे एक अननोन चला जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा a + b + c = 0, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में ही मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चाहो तो इसको हटा देते हैं, यहीं पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a + 3b + 3c, 0 × 3 0 आएगा। अब -5a - 4b और -3c = 3। ये मैंने 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इसमें भी 3c था, दोनों में 3c आएगा और ये वैल्यू कट हो जाएगी। -5a और 3a -2a लिखा हुआ है, -4b + 3b वैल्यू -b आएगी और ये 3 आ गया है। हम इसको और सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a + b = -3। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई है यहाँ से,
ठीक है। अब a और b के टर्म में एक इक्वेशन आ गई, अब एक और इक्वेशन a और b के टर्म्स में आ जाए तो हम a और b की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो इसमें देखो c को हटाना है तभी a और b में इक्वेशन आएगी। इसमें 2c लिखा है, इसमें c लिखा है, तो हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब उसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 6a प्लस 3b प्लस 2c और इधर -1 लिखा हुआ है। ये दोनों ही प्लस के थे तो माइनस साइन लगा दिया। अब सब में लगाना पड़ेगा, माइनस 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 है तो प्लस, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। 6a 2a वैल्यू आएगी -4a और -3b 2b वैल्यू आएगी -b और ओवरऑल 1 आ गया। इसको भी मैंने लिख लिया 4a प्लस b इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन होगी सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सिंप्लीफाई किया। 2a प्लस b इज इक्वल टू -3 था और 4a प्लस b इज इक्वल टू -1 था। तो प्लस दोनों ही है तो साइन चेंज कर दिया, b से b कट हो गया और यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस कर दिया, तो वैल्यू आएगी -2a और यहाँ से वैल्यू आएगी -2, -3 प्लस 1, तो ये कंप्लीट कट हो गया तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो तो कोई दो इक्वेशन के पेयर लेके एक अननोन को एलिमिनेट कर देना, कट कर देना, जिससे 2 इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल में। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b या a और c या b और c की वैल्यू आ जाएगी, उसके थर्ड में पुट कर देंगे, थर्ड अननोन आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब a की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, ठीक है, जिससे हमें b मिल जाएगा, -3 आ गया। a का वैल्यू था 1 प्लस b इज इक्वल टू -3, तो b का वैल्यू हो गया -3 - 2 इज इक्वल टू -5। ये b की वैल्यू आ गई। अब हमें c का वैल्यू और निकालना है, तो हमें पता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 0, तो -4 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 4। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकाल दिया। अभी आंसर नहीं आया, अभी केवल अननोन की मैंने वैल्यू निकाली। इसके बाद इन a b c की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो फिल हो गया। अब हम इसको इरेज कर ले रहे हैं, लेकिन सबको याद रखना है कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 4 है। इसका हम यूज़ करेंगे। देखो a, b और c का वैल्यू मैंने प्लेस्ड कर दिया है, 1, -5 और 4। अब हमें इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लिया, इस टाइप से ये इंटीग्रेशन आ गया। कांस्टेंट इसमें कुछ था नहीं तो ऐसे ही लिखा, इसमें कांस्टेंट था -5 तो बाहर निकाल लिया, 1/x - 2 dx, और इसमें भी कांस्टेंट था तो इसको भी बाहर निकाला, x - 3 dx। देन 1/x - 1 डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, न्यूमरेटर आ रहा है x का 1 और 1 का 0, तो लॉग में लिख दिया। इसमें भी देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ रहा है, लॉग में लिख दिया। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ रहा है, लॉग में लिख दिया +c। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। सबसे पहले मैंने जो पीछे सॉल्विंग की थी पार्शियल फ्रिक्शन का यूज़ करके, पार्शियल फ्रिक्शन के फॉर्म का यूज़ करके ABC की वैल्यू को निकाल दिया, और ABC की वैल्यू को जो स्टार्टिंग में सपोज की थी ये इक्वेशन इसमें पुट कर दिया, और इंटीग्रेशन के बाद फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो 0.4 का भी मेथड लग सकता है और पार्शियल फ्रिक्शन भी लग सकता है। 0.4 का कैसे लग सकता है? 0.4 में मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है तो 2x इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है इसको डिफरेंशिएशन के प्लेस पे लिख सकते हैं +b। ठीक है, ये हो जाता है। और अगर इसको पार्शियल फ्रिक्शन से करना है तो सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, हम पार्शियल फ्रिक्शन से ही बताएंगे क्योंकि 0.4 में काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के मैंने बता दिए हैं। ये नया मेथड है तो इसको क्लियर कर लो, वो तो क्लियर हो गया होगा। x², 3x को हम स्प्लिट कर लेते हैं, 2x + x + 2 dx लिखा, और 2x फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर में, तभी पार्शियल फ्रिक्शन लगेगा। x + 2 + 1
और x प्लस 2, फाइनली सॉरी यहाँ पे dx आएगा x प्लस 2, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, और x प्लस 2 दोनों से कॉमन आ गया था x प्लस 1। तो ये मेरा फाइनल एक इंटीग्रेशन फॉर्म बन गया है जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर लिखे हुए हैं। अब अगला स्टेप तो जानते ही हो कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाए और न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर की पावर से लेस हो तो हम फैक्टर लगा देंगे, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। तो a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, जिसमें सपोज किया जाता है उसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया x प्लस 2 एक्स प्लस 1, और ये वैल्यू कट हो गई a इंटू एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 से x प्लस 1 कट हुआ x प्लस 2, और ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है तो 2x आ गया। ax मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a इंटू एक्स b इंटू एक्स, ax bx लिख लिया, और a इंटू 1 और b इंटू 2 b इज 2b आ गया। तो अब हम इसको कंपैरिजन करा लेते हैं। देखो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, तो a प्लस b, इधर x का कोफिशिएंट 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ गया। a प्लस 2b, इधर कोई कांस्टेंट टर्म है? बिल्कुल नहीं है, तो ये 0 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को निकालेंगे। a प्लस बी 2 लिखा हुआ था और a प्लस 2b 0 के इक्वल था। साइन चेंज किए, प्लस है माइनस, और ये कैंसिल हो गया, माइनस b, माइनस 2b प्लस b, माइनस b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू माइनस 2 आ गया, तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू डाल देते हैं। 2 इज इक्वल टू a प्लस माइनस 2, ओवरऑल माइनस 2 आएगा, सो a इज इक्वल टू माइनस 4। ये a और b की वैल्यू आ गई। तो a और b की वैल्यू, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, a और b की जो वैल्यू निकाली उसे वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो ये वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया, 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है, और a के प्लेस पे वैल्यू आ गई माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, और b के प्लेस पे वैल्यू आ गई माइनस 2, तो प्लस माइनस डायरेक्टली हम यहीं पे माइनस लगा दे रहे हैं, और x प्लस 1। ठीक है, अगला स्टेप इंटीग्रेशन का, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्म बना लेना होगा। क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्म तभी बनेगा जब इंटीग्रेशन दोनों साइड का ले लें। तो माइनस 4 तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, x प्लस 2 dx, माइनस 2b कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, x प्लस 1 dx। इसके बाद देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ रहा है, लॉग लगा दे। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ रहा है तो लॉग लगा दिया, प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हो, अगर आगे करना चाहो तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आप बार बार आ रहा है, क्लियर हो गया होगा। इसमें फैक्टर नहीं थे तो फैक्टर कर लिए, चाहो तो जो मैंने बताया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जो a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b से भी कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन नया टॉपिक है, पहली बार पढ़ रहे हो तो इसलिए अच्छी तरह से समझ लो। डिनोमिनेटर में फैक्टर आ गए थे, न्यूमरेटर में उससे एक लेस पावर थी तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाया जाता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से ही हमें स्ट्राइक करना है कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्यूबिक, 3x प्लस 5 अपॉन डिनोमिनेटर का पावर, हाईएस्ट पावर 3 है यानी क्यूबिक टर्म है, न्यूमरेटर का लीनियर है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तभी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आ सकता है। x माइनस 1 हो गया dx, और 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये भी x माइनस 1 लिखा हुआ था तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल इंटीग्रेशन का फॉर्म हो गया, एक्सप्रेशन आ गया जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर लिखे हुए हैं और न्यूमरेटर में लीनियर है। न्यूमरेटर का पावर लेस भी है और डिनोमिनेटर फैक्टर में भी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं।
तो 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1, ये फॉर्म मैंने बताया था स्टार्टिंग में, और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो हम लिखते a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, फिर उसके बाद आता d अपॉन एक्स प्लस 1। पावर 2 है तो पावर 2 तक जाएंगे। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, जिसमें सपोज किया जाता है उसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब तीनों का देखो एलसीएम आ रहा है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1। ठीक है, इससे x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कट हो गया, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 बिकॉज x प्लस 1 यहाँ पे है, और x माइनस 1 एक कट हो गया, आएगा x माइनस 1। ठीक है, एक कट हो गया, एक बचा, तो ओवरऑल a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, इससे होल स्क्वायर कंप्लीट कट हो गया तो x प्लस 1 आएगा, और प्लस x प्लस 1 से x प्लस 1 कट हो गया तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा, इससे ये वैल्यू कट हो गई। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस a प्लस bx प्लस b प्लस c। अब ये होल स्क्वायर था, ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, देन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो ax स्क्वायर और यहाँ से c यानी a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, और bx और माइनस 2cx, तो b और माइनस 2c इंटू एक्स आ गया, और कांस्टेंट टर्म माइनस a प्लस b और प्लस c, ये कांस्टेंट टर्म है। ax स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, a प्लस सी आ गया, ये a प्लस सी लिखा हुआ है, और x के टर्म देखो bx और यहाँ से माइनस 2cx, तो x कॉमन ले लिया, b माइनस 2c इंटू एक्स आएगा, माइनस a प्लस b और प्लस c आ गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था a प्लस सी, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो a प्लस सी 0 के इक्वल आ गया। देन b माइनस 2c इज इक्वल टू एक्स का ये कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट 3 था, और थर्ड माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इधर कांस्टेंट वैल्यू थी 5, तो इसको मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब a प्लस सी और ये इक्वेशन थी माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, और इस इक्वेशन के साथ इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। a के बॉटम साइड में a लिखा और c तो यहाँ पे c लिख दिया, और इज इक्वल टू 0, b था नहीं। ठीक है, तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, वैल्यू आएगी b प्लस 2c इज इक्वल टू 5, b प्लस 2c इज इक्वल टू 5, और एक और इक्वेशन है सेकंड जिसका यूज नहीं हुआ है, तो b माइनस 2c इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ था, माइनस 2c प्लस 2c कैंसिल हो गया, देन 2b इज इक्वल टू 8 हो गया, 5 3 8 होता है, सो b इज इक्वल टू 8/2 यानी b की वैल्यू 4 आ गई। ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम पुट कर देंगे b को, c आ जाएगा, तो b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू 4 था, माइनस 2c इज इक्वल टू 3, सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2c, देन 1 इज इक्वल टू 2c, देन c इज इक्वल टू हाफ, ये c की वैल्यू आ गई। अब b और c की वैल्यू आ गई, इसके बाद हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो a और c आपस में नेगेटिव साइन रखेंगे, अगर c हाफ होगा तो a माइनस हाफ होगा, तो हमें अभी a प्लस b और c की वैल्यू याद रखना है, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई सॉल्विंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो a b और c के प्लेसेस पे जो वैल्यू निकाली थी उनको पुट कर दिया, इसके बाद इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन लेंगे तो क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्म बन जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर्म बन जाएगा, माइनस हाफ कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, और प्लस 4 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, इसको मैंने लिख दिया x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 dx, और हाफ फिर से बाहर निकाला, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब माइनस हाफ, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, न्यूमरेटर आएगा, x का 1 और
1 का 0 होता है तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर को लॉग में लिख दो। +4, ये जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था 7.1 एक्सरसाइज को पढ़ाया था तो उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि अगर जैसा लीनियर फंक्शन होगा वैसा ही x⁴n का इंटीग्रेशन होगा, या फिर x⁴n का जैसा इंटीग्रेशन होगा वैसे ही लीनियर एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन होगा। तो ये लीनियर है तो लीनियर का भी वैसे ही इंटीग्रेशन होगा जैसे x⁴ का इंटीग्रेशन होता है। तो x - 1 to the whole power -1/-1, ठीक है। जैसा x का होगा वैसे ही लीनियर का होगा, +½ log of x + 1 + c, ठीक है। चलो एक स्टेप और देख लेते हैं इसमें, -1/2 log of x - 1, इसको लिखा मैंने -4 और इंटू 1/x - 1, ठीक है। अपॉन में आएगा +1/2 log of x + 1 और +c, ये फाइनल आंसर हो गया। ABC की वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे पावर 2 आ गया था तो फिर कंफ्यूजन आ सकता है इसमें, इसके लिए मैंने इसको पावर को न्यूमरेटर में लिखा। ये लीनियर है तो जैसे x⁴ का यानी x⁴ कांस्टेंट वैल्यू का जैसे इंटीग्रेशन होता है, फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है, वैसे ही लीनियर का होगा। तो सेम टाइप से इंटीग्रेट कर दिया और सॉल्व करके आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11, न्यूमरेटर का पावर लेस है और डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है। डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में है, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए दो कंडीशन, न्यूमरेटर का पावर लेस हो डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में। तो इसको इंटीग्रेबल को अलग लिख लेते हैं, x + 1 और x² - 4 इज इक्वल टू, ये लीनियर है तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा और डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमरेटर में लीनियर आएगा। और जहां सपोज किया जाता है उसी को हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 1/x + 1 और x² - 4 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा x + 1 और x² - 4, इससे ये वैल्यू कट हो गई और a × x² - 4 आ गया, प्लस x² - 4 से x² - 4 कट हुआ, bx + c और x + 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू कट हो जाती है। 1 आ गया, ax² मल्टीप्लाई किया -4a प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c, सारे टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई किया। अब देखो ax² bx² a प्लस b x² के ये फैक्टर, वो x² के ये कोफिशिएंट आ गए। इधर x² का कोफिशिएंट a प्लस b था लेफ्ट में और राइट में नहीं है, तो a प्लस b का वैल्यू 0 हो गया। वैसे ही x के टर्म देखो, ये दोनों x के टर्म है b प्लस c, और इधर x का कोई टर्म नहीं है तो b प्लस c भी 0 होगा। और कांस्टेंट वैल्यू -4a प्लस c, इधर कांस्टेंट वैल्यू 1 है तो ये 1 के इक्वल आ गया। इसमें a का वैल्यू -b के इक्वल आ रहा है, ठीक है। a का वैल्यू -b के इक्वल आ रहा है तो हम b के प्लेस पे -a पुट कर लेते हैं, -a प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू -b या b का वैल्यू -a, एक ही बात होती है। तो -a प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। एक सेकेंड इक्वेशन और, ये भी a और c में थी, a और c में करने के लिए ही a की वैल्यू -b या b की वैल्यू -a ले लिया है। अब ये दोनों c था, माइनस साइन, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाती है। 4a -a वैल्यू आएगी 3a इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। a का वैल्यू -1/3, जितना a का वैल्यू होगा उसका ऑपोजिट साइन b का वैल्यू होगा, यानी b का होगा +1/3, ठीक है। b और c आपस में ऑपोजिट है, तो b और c अगर आपस में ऑपोजिट है तो b इज इक्वल टू -c है। इसका मतलब क्या हुआ कि b का वैल्यू अगर 1/3 है तो c का वैल्यू -1/3 होगा। ABC की वैल्यू निकाल ली है, ABC के प्लेसेस पे इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, हम इस तरफ वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 1/x + 1 और x² - 4, x² - 4, और a के प्लेस पे a का वैल्यू देखो -1/3 और -1/3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, और x + 1 और dx प्लस b का वैल्यू 1/3x और c का वैल्यू
-1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4dx। इस तरफ इंटीग्रेशन ले लिया है, इस तरफ भी यानी लेफ्ट में भी इंटीग्रेशन ले लिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4dx -1/3। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को लॉग में लिख दिया। 1/3 कॉमन निकाला, वैल्यू आएगी x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4dx। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो 2x आता है और -4, ये तो मैच नहीं करेगा, तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर नहीं आएगा, तो लॉग में नहीं लिखेंगे। फिर 1/x + 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4dx -1/3 log ऑफ x + 1 प्लस 1/3, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4dx, और इसमें भी dx आएगा। ठीक है, दोनों को ब्रेक कर लिया। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर का, तो 2x आएगा, लेकिन यहाँ पे केवल x लिखा है, 4 का तो 0 होता है, तो 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो तो न्यूमरेटर आ जाएगा, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2²। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। -1/3 log ऑफ x + 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 आएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, 1/3 का मल्टीप्लाई किया 1/3, 1/2 इंटू ए होता है, ए का वैल्यू 2 हो गया, log ऑफ x - 2 अपॉन x + 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये 7.4 एक्सरसाइज जब पढ़ाई थी तो उसमें फॉर्मूला लिखाया था 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a + c। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म नहीं बन रहा था, मैंने अलग अलग करके इसका पहले तो इसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर को मैच करा दिया, 2 से डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करके, और ये फॉर्मूले का फॉर्म बन गया। सॉल्व करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x⁴n + 1, ये क्वेश्चन है, इसमें 2 टर्म है। जब भी 2 टर्म आते हैं तो किसी एक का डिफरेंशिएशन करें, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू निकल के आए उससे दूसरी वैल्यू अगर मैच कर जाए तो वो वैल्यू कट हो जाती है, और ओवरऑल इंटीग्रेशन में एक ही फंक्शन आता है और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम चेक करेंगे, किसी एक को अगर सपोज कर लें, क्या उससे दूसरा फंक्शन आ जाता है। x⁴n + 1 को अगर मैंने सपोज किया और उसमें से इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या x आ रहा है, क्योंकि इसको सपोज किया है तो ये आना चाहिए, लेकिन ये टर्म मैच नहीं कर रहा है। अगर ये टर्म मैच नहीं कर रहा है तो फिर इसको सपोज नहीं करेंगे, फिर हम कोई और ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक स्टेप लिया और उसमें x लिखा हुआ था, तो अपनी तरफ से x⁴n - 1 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर इस तरफ x⁴n - 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, x ऑलरेडी लिखा हुआ था तो x⁴n हो जाएगा। अब x⁴n - 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने का रीजन समझ लो क्या है। अगर हम x⁴n - 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें 2 बेनिफिट होंगे। एक तो डिनोमिनेटर में जैसे x⁴n + 1 लिखा है उसी टाइप का नंबर बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट होगा कि अगर हम x⁴n + 1 या x⁴n किसी एक को सपोज करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये टर्म आ भी जाएगा और कट भी हो जाएगा, तो ओवरऑल एक ही टर्म बचेगा। ठीक है, तो इसी सबको देखते हुए मैंने x⁴n - 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। तो x⁴n + 1 को अब अगर सपोज कर लें तो न्यूमरेटर मैच करेगा और कट भी हो जाएगा। n आगे आएगा, x⁴n - 1 का 0 हो गया, dx = dt। देखो कंप्लीट न्यूमरेटर मैच कर रहा है, बस n नहीं आ रहा है। तो n के लिए एक काम करते हैं, n तो कांस्टेंट वैल्यू है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1/n dt लिख लिया। तो 1/n तो बाहर आ गया, x⁴n - 1 dx के प्लेस पे आएगा 1/n dt, तो dt आ गया। ये x⁴n का मतलब यहाँ से वैल्यू निकाल दी तो t - 1 आएगा, और x⁴n + 1 का मतलब होता है t, ये t हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं, और ट्रिक हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी, केवल उन्हीं क्वेश्चन में लगेगी जिसमें इस टाइप का फॉर्म बन जाए। किस टाइप का फॉर्म, अभी हम उसको भी बताएंगे। इसको मैंने लिख लिया
देखो इधर t माइनस वन इंटू टी, और न्यूमरेटर में भी लिखा t माइनस टी माइनस वन। देखो न्यूमरेटर में अभी तो 1 लिखा हुआ है ना, dt है तो dt आ गया, t में से t को माइनस किया, ये पूरा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये केवल उसी में किया जा सकता है जिसमें डिनोमिनेटर में x प्लस वन एक्स कुछ इस टाइप का लिखा हो। अगर x प्लस टू एक्स लिखा हो तो हम न्यूमरेटर में ऐसा सॉल्व करके, जिसमें सॉल्व करें तो सॉल्व करके 2 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ओवरऑल लीनियर के दोनों टर्म्स हो, मतलब एक टर्म हो और वही यहाँ पे सेम टर्म लिखा हो और उसके साथ कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू कनेक्ट हो, तो उसी सेम वैल्यूज़ को, उन दोनों सेम वैल्यूज़ को हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म जिसके फैक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं वो दोनों अगर लीनियर में हैं तो एक टर्म है और साथ में जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है उसके साथ ऑपरेट करती हुई कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, +2 +3 5, तो उसको इस तरह से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसको चाहो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर देना, 1/n। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, t अपॉन टी माइनस वन, डिनोमिनेटर तो दोनों के लिए होता है, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस वन अपॉन टी माइनस वन डी टी आएगा। तो ये t माइनस वन और t कैंसिल हो गया, ये बेनिफिट है इसका। तो ट्रिक समझ में आ रही होगी। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग में लिख दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें न्यूमरेटर आ जाए तो डिनोमिनेटर को लॉग में लिख दो +c। अब इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m माइनस लॉग n, log m अपॉन n होता है, t माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। बस अब t की वैल्यू पुट करना है, तो t की वैल्यू थी इसमें x टू दी पावर n प्लस वन, तो x टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन, और t का वैल्यू था x टू दी पावर n प्लस वन। फाइनली 1 से 1 कट हो गया और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा x टू दी पावर n का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया। एक तो डिनोमिनेटर को मैच कराने के लिए, जिससे सेम वैल्यू होगी, सॉल्विंग सिंपल होगी, और सेकंड रीजन है अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर आएगा और न्यूमरेटर कंप्लीट कट भी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखो सेम वैल्यू आके सॉल्विंग सिंपल हो जाती है। 16 कंप्लीट हो गया, अब आगे देखेंगे। 17 में न्यूमरेटर में देखो cos x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में sin x के टर्म में 2 फैक्टर लिखे हुए हैं। तो हमें क्वेश्चन को देखते ही एक बात समझ में आ गई कि अगर हम डिनोमिनेटर में sin x जो लिखा हुआ है उसको सपोज कर लें तो न्यूमरेटर हमें मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 चीज़ें मैंने सीखी हैं कि अगर sin और cos एक साथ आ जाता है तो हम sin को सपोज करके cos को ले आते हैं, और अगर cos को सपोज कर लें तो sin आ जाता है। एक और पॉइंट सीखा है कि अगर tan और sec स्क्वायर x आ जाए तो tan को सपोज कर लेते हैं और sec स्क्वायर x आ जाता है। ठीक है, तो अभी sin और cos आ रहा है, तो ज़्यादातर हमेशा sin x को ही सपोज किया जाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को ही सपोज किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है डिनोमिनेटर में sin x आ रहा है तो ज़्यादातर डिनोमिनेटर को ही सपोज किया जाता है, और sin x भी आ रहा है तो इसलिए t ले लिया। sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, dx इज इक्वल टू dt आ गया, तो cos x dx के प्लेस पे आएगा dt, और ये 1 माइनस टी हो गया और 2 माइनस टी हो गया। ठीक है, x के प्लेस पे sin x के प्लेस पे वैल्यू को पुट कर दिया, cos x dx के प्लेस पे आ गया था dt, तो dt इसको मैंने एक करेक्ट वे में लिखा t माइनस वन और t माइनस टू। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। इसमें भी हम डायरेक्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। अब जिसमें थोड़ी सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटिव हो जाती है उसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ता है। ये डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि t माइनस वन है और इधर भी t माइनस वन में ही तो माइनस वन कर दिया है, ये t माइनस वन कर दो, t माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, मैंने रूल क्या बताया था कि जब ये डायरेक्ट ट्रिक हमें लगानी है तो उसके लिए डिनोमिनेटर में देखना पड़ेगा कि पहले तो लीनियर टर्म हो। सेकेंड कंडीशन है कि लीनियर टर्म अगर एक है तो उसमें से जो दूसरा टर्म बनेगा उसमें कुछ नंबर प्लस माइनस 2 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है, वो भी उसी टाइप का फॉर्म हो। ठीक है, तभी हम ये डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया t माइनस वन माइनस टी माइनस टू होल अपॉन t माइनस वन और t माइनस टू dt। अब t से t कट होगा, -1 + 2 ओवरऑल 1 ही आ जाएगा। ठीक, ट्रिक क्लियर हो रही होगी। t माइनस वन अपॉन टी माइनस वन, टी माइनस टू,
ठीक है, ये उनके लिए है जो पार्शियल फ्रिक्शन नहीं लगाना चाहते। अगर पार्शियल फ्रिक्शन लगा दो तो उससे भी डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। t-2 dt, तो t-1 से t-1 कट हो गया और t-2 से t-2 कट हो गया, बचेगा 1/t-2 dt और -1/t-1 dt। इसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ रहा है तो t-1 हो गया और इसे लिख दिया log ऑफ t-1 और प्लस c, बस t की वैल्यू और पुट करना है, आंसर आ जाएगा मेरा log ऑफ ये t-2 होगा, सॉरी t-2 अपॉन t-1। अभी मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी है और उसके बाद क्वेश्चन x के टर्म में था तो आंसर भी x के टर्म में आएगा। t का वैल्यू sin x सपोज किया था, sin x -1 और प्लस c। ये ट्रिक समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक और ट्रिक हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डिनोमिनेटर में sin x था इसलिए sin x को सपोज किया, sin x को इसलिए भी सपोज किया कि cos x लिखा हुआ था और cos x कट हो गया, उसके बाद ट्रिक लगा दी, ये आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। 21 e⁻x -1 लिखा हुआ था, तो मैंने इसमें सपोज कर लिया e⁻x = t, इसलिए सपोज कर लिया कि e⁻x में ज़्यादा कुछ चेंज आता नहीं है, ना तो डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में। e⁻x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x dx = dt आएगा, ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, ठीक है। और सपोज हमें करना ही पड़ता क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। 1/e⁻x का वैल्यू हो गया t-1 और dx के प्लेस पे आ गई dt अपॉन e⁻x, dx = dt अपॉन e⁻x, ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, dt अपॉन e⁻x का वैल्यू था t, e⁻x के प्लेस पे t, लेकिन t को मैंने पहले लिख दिया। अब ये फॉर्म जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप का बन गया। मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर के दोनों टर्म अगर लीनियर आ जाए तो, और एक टर्म जो लिखा है उसी टाइप का सेकेंड टर्म लिखा हो लेकिन उसके साथ कुछ वैल्यू प्लस में या माइनस में लिखी हो, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, t-1, इसको हम ऐसे अरेंज करते हैं कि 1 आ जाए, और अगर ज़्यादा भी आ जाता है तो जितनी ज़्यादा वैल्यू आ जाए उससे डिवाइड कर दो, ओवरऑल 1 ही हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन किया t अपॉन, डिनोमिनेटर दोनों के लिए होता है, स्प्लिट कर दिया, t-1 अपॉन t-1 dt, तो t-1 t-1 और t से t कट हो गया। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर आएगा और 1/t dt। चलो मैं एक स्टेप इसमें भी लास्ट में ही लिखूंगा, t-1 dt। इसका मैंने अलग अलग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ से आएगा t-1, ये t लिखा हुआ है और इसका आएगा log t प्लस c, और सॉल्व किया तो log t-1 अपॉन t प्लस c आएगा। t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, t की क्वेश्चन में वैल्यू थी e⁻x -1 e⁻x प्लस c, ठीक है। ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें एक दो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, जैसे x³ + x + 2 लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसे लिखा है x + 1 x² + 1, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होता है तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ये मेथड याद रखना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, तो पहले डिवाइड करना उसके बाद इंटीग्रेट करना। हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगेगा या कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो कंडीशन क्या होगी, न्यूमरेटर की पावर लेस होगी डिनोमिनेटर से।